नया लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर अपना है ना। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या बात की थी? हमने बात की थी कि करंट एक टेंसर स्केलर क्वांटिटी है ना। मैं बोर्ड पे एक बार चीजें लिख देता हूँ जो जो हमने बात की थी, है ना, और कोई बात नहीं है। देखो मैंने बोला कि करंट एक कौन सी क्वांटिटी थी? करंट एक थी स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर, है ना। और करंट को हम लोग लिखते थे कि आई एवरेज लिखना है तो मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। और अगर आई इंस्टेंटेनियस लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? डी क्यू अपॉन डी टी, है ना। एवरेज करंट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस करंट इज डी क्यू अपॉन डी टी, राइट। करंट की बात कर रहे हैं, एवरेज करंट हो है ना। स्केलर क्वांटिटी थी, इसकी यूनिट थी एम्पियर, है ना। इसकी यूनिट क्या थी? एम्पियर। फिर हमने कुछ और भी बात की थी। करंट को हम लोग डिनोट तो करते थे आई से, और हमने कुछ फॉर्मूला निकाल दिया था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद है क्या तुम लोगों को, है ना। अब बोला गया था ये वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा गया था, बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ई ई वेक्टर टाउ अपॉन एम ई, वेक्टर फॉर्म में, है ना। बोला गया था वीडी इज माइनस ई ई वेक्टर टाउ अपॉन एम ई। ये माइनस क्या दिखा रहा है? ये माइनस ये दिखा रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके अपोजिट भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाली बात की गई। तो वीडी इज व्हाट? माइनस ई वेक्टर टाउ अपॉन एम ई। अब ई को ही मैं वी अपॉन एल भी लिख सकता हूं, तो इसी को मैंने लिख लिया इसलिए माइनस ई वी टाउ अपॉन एम ई इंटू एल। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चाहिए तो ये लिख सकता हूं मैं, है ना। क्यों क्यों ऐसा कैसे लिख लिया? क्योंकि ई की वैल्यू होती है माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। यहाँ पे अगर लेंथ की, कंडक्टर की लेंथ एल मान लू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वी अपॉन एल, है ना। तो वैल्यू पुट कर दियो, माइनस माइनस प्लस हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना। किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड की। तो ये बात आ गई। अब अगर इस बीडी की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसकी वैल्यू आती क्या थी? इसकी वैल्यू आती थी आई एन ई स्क्वायर, ई इंटू ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम ई इंटू वी और फिर अपॉन में एल। और इस पूरे को उठा के उधर ले जाते थे और फिर लिखते थे वी इक्वल टू एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए इंटू आई, राइट। अब अगर ध्यान से देखो तो यही रेजिस्टिविटी है रो, यही तो क्या है? रेजिस्टिविटी। यही तो क्या है? रेजिस्टिविटी। और रो एल अपॉन ए, यही तो क्या है? रेजिस्टेंस। भाई रो एल अपॉन ए, यही तो क्या है? रेजिस्टेंस, है ना। और ये पूरा का पूरा आर, तो आर की वैल्यू आ गई थी मेरे पास कितनी? रो एल अपॉन ए, है ना। और रो की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितनी? ये एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, राइट। अच्छा तुम्हें ये भी पता हो तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट? कंडक्टिविटी। जानते हो क्या तुम लोग? पक्का, है ना। इतनी बात लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो ये एक तरीके से माइंड मैप है पिछले लेक्चर का, है ना। ये बातें हो चुकी है। रेजिस्टिविटी यहां तक निकाल के जा चुके रहेगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इससे क्या वेरीफाई कर लिया था हमने? ओम्स लॉ। क्या वेरीफाई कर लिया था? ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हमने ओम्स लॉ वेरीफाई कर लिया। टाउ की वैल्यू क्या थी? रिलैक्सेशन टाइम, है ना। टाउ को बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वीडी क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी बात हम करके जा चुके थे, राइट। फटाफट लिख लो फिर आगे बात करते हैं। दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? क्लियर है एकदम? क्लियर है ना? हाँ, ओके ओके, सबको दिख रहा है ना? हाँ, साफ है एकदम। छाप लिया क्या तुम लोगों ने? छाप लिया है? छाप लो, फटाफट छापो। डन, आ जाओ, है ना। आगे बात करता हूं, समझना। अब है ना, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है ऐसी बातें हो गई, तो मैंने कहा थोड़ी सी और बात करता हूं अब की बार। एक और नई चीज डिफाइन करते हैं, उसको हमने बोला क्या? करंट डेंसिटी। क्या बोला? करंट डेंसिटी, समझना। करंट
डेंसिटी, हमने ये एक नई चीज डिफाइन की है ना। अब बोला गया व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो ऐसे डिफाइन किया गया किसको, करंट डेंसिटी को, पक्का। अब पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वो एरिया जो करंट के नॉर्मल है, वो एरिया जो करंट के नॉर्मल है, पक्का। ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, है ना। मतलब इसको अब करंट डेंसिटी को अच्छा डिनोट किया गया जे से, किससे डिनोट किया गया, जे से। तो जे को लिखा मैंने, समझना, I अपॉन ए। ये एरिया क्या है, ये ए क्या है, ये एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। वो एरिया जो करंट के डायरेक्शन के फ्लो के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं, ऐसा कुछ बात करूं कि देखो समझना बात, मैं बोलूं कि अगर मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो मैं कुछ ऐसे ले लूं, टेढ़ा थोड़ा सा, मैं इसको, मैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, ये एरिया है ना। अगर मैं इसको ले लूं एरिया ए डैश, है ना, और बोलूं कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई से, है ना, तो भाई इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब एरिया वेक्टर तो इधर आएगा ए डैश। तो ए डैश और आई के बीच का अगर एंगल थीटा है, क्या है, थीटा। तो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया ये वाला है, ये वाला परपेंडिकुलर एरिया, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया। अब ये वाला एरिया क्या होगा, जो इसका कंपोनेंट तोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि जो ये वाला एरिया होगा इसका एरिया वेक्टर ऐसे नॉर्मल आ रहा होगा बाहर के साइड, तो जो एरिया इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में है वही है, जो एरिया इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में है ना, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो मैंने इसका कंपोनेंट तोड़ लिया ऊपर के साइड इधर, और इसको मैंने बोला ए डैश कॉस थीटा। भाई एंगल के साथ वाला कॉस होता है ना। तो अब करंट डेंसिटी क्या लिखूंगा मैं, करंट डेंसिटी लिखूंगा आई अपॉन वो एरिया जो एरिया ऑफ करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर था, मतलब ये वाला। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं वो एरिया लिखना है, या वो एरिया वेक्टर लिखना है बेसिकली, जो करंट के डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया वेक्टर करंट के डायरेक्शन में, तो मतलब एरिया परपेंडिकुलर है ना। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर वाला, तो ये वाला है ए डैश कॉस थीटा, तो इसको लिख लिया मैंने ए डैश कॉस थीटा एरिया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिखा आई, तो आया जे ए डैश कॉस थीटा। अब तुम ध्यान से देखो तो ये ए इंटू कॉस थीटा है ना, अब डैश हटा देता हूं मैं, है ना, बस ए लिख रहा हूं हर जगह, राइट। तो अब ये एरिया कौन सा है, इस वाले का, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट तोड़ लिया मैंने, ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब तुम देखो ये वाला तो स्केलर क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो मैंने बोला ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात है। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो दो वेक्टर्स ऐसे लग रहे हैं कि अगर ये भी वेक्टर होता तो इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है बेसिकली, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी मिलती है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आई इज जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब इस वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन इज इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब मैंने बोला कि अगर कोई जे वेक्टर का डायरेक्शन पूछे यहां पे, तो जे वेक्टर का ये डायरेक्शन है, और जे वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो तो आई मिल जाएगा, मतलब जे ए कॉस थीटा। बात चमक रही है, आया डेफिनेशन सही है, पर लेकिन आया ऐसे है, लिखा ऐसे गया है ना। वापस रिपीट कर रहा हूं, बोला करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वैसे वो एरिया होता था जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो उसको लिख लिया जे इक्वल टू आई अपॉन ए। बट मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम एरिया ले लो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना हो, मतलब करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ना हो, जैसे ही है यहां पे तुमने किसी एंगल पे ले लिया एरिया। अब एरिया वेक्टर उस समय करंट की डायरेक्शन से थीटा बना रहा था, तो मैंने कहा इसका कंपोनेंट तोड़ लो ए कॉस थीटा, क्योंकि तुम्हें वो एरिया लिखना है जो करंट के डायरेक्शन में है। तो भाई करंट के डायरेक्शन में वो एरिया वेक्टर जो करंट के डायरेक्शन में है, या फिर वो एरिया जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये दो अलग अलग बातें। एरिया क्या होगा, सरफेस क्या होगा, वो ये वाला होगा या ये वाला होगा। एरिया वेक्टर क्या है, ये वाला या ये वाला। बात समझ रही है। तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो
यहाँ पे भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो एरिया होगा जो करंट डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो। तो मैंने बोला आपकी बात जे क्या लिखूंगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा को इधर ले गया तो आई को लिख लिया जे ए कॉस थीटा। मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा ओहो ये तो एक वेक्टर प्रोडक्ट की तरह लग रहा है, मतलब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर इसको भी वेक्टर बना लूं तो बात बन जाएगा, और इस वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में हो जाए तो और अच्छी बात है। तो मैंने इसको लिखा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर को लिखा डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। खत्म, बात चमक रही है तुम्हें, है ना। तो पहली बात, करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बात चमक रही है। उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अच्छा इसकी यूनिट की बात कर लूं मैं, यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बात समझ गई है ना। छापो इतना फटाफट, फटाफट छापो। राइट, ये पूरी कहानी किसकी थी, करंट डेंसिटी की। किसकी थी, करंट डेंसिटी। वैसे करंट डेंसिटी की यहाँ पे इतनी रोल नहीं आएगी, अपने को ज्यादातर रोल आएगी मैग्नेटिज्म चैप्टर में, है ना। मैग्नेटिज्म में अपना ज्यादा करंट डेंसिटी का रोल आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी है ना, लिख लेते हैं अपन। फटाफट छापो। मिटा रहा हूं मैं, जल्दी 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 जल्दी, हाथ है ना, हाँ। ओके आ जाओ, आगे बात करता हूं, आगे बात करता हूं। आ जाओ, है ना, आगे बात करें, सुन लो। तो मैंने करंट डेंसिटी का निकाला, मैंने कहा जैसे ही निकाला मैंने कहा थोड़ी सी और बात अगर ध्यान से देखूं इसको और फंडामेंटल देखूं तो क्या होगा। मैंने कहा करंट डेंसिटी इज भाई आई अपॉन ए, मैंने कहा बिल्कुल सही है। आई को लिख लो, मैंने कहा एन ई ए बी डी, मैंने कहा बिल्कुल सही, अभी पढ़ के आया हूं, दिस इज ए ने ए को तबाही मचा दी, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो मैंने कहा दिस इज एन ई वी डी, राइट। वीडी को, अब ये तो पहली बात करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। मैंने कहा कुछ और भी लिख सकता हूं क्या, वीडी को अभी फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ई टाउ अपॉन एम ई, सही बोल रहा हूं। तो मैंने कहा मतलब जे को लिख सकता हूं मैं एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई इंटू ई, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई इंटू कितना ई। अब तुम देखो एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, या अगर ये पूरा का पूरा याद करो, है ना, इसको उठा के पहले उधर ले जाओ, चलो, है ना, इसको उठा के उधर ले गया तो ई की वैल्यू लिख ली मैंने एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू जे। अब तुम याद करो यही रो होता था, मतलब दिस इज इक्वल टू रो इंटू जे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में रिलेशन की बात करूं तो ई वेक्टर इज रो इंटू जे वेक्टर। अच्छा दोनों पे कैसे एरो बना लिया, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा, उस डायरेक्शन में करंट जाएगा, और वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की। रिपीट रिपीट रिपीट, वापस सुनो। बोला जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में करंट होगा, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी। समझ गई बात, पक्का है ना। तो ई वेक्टर इज रो जे वेक्टर। अब कुछ और भी कर सकता था, रो को उठा के इधर डिवाइड कर लो तो 1 बाई रो होता है सिग्मा। क्या होता है सिग्मा, मतलब करंट डेंसिटी, मतलब जे वेक्टर इज, ध्यान से, है ना, जे वेक्टर इज सिग्मा इनटू ई वेक्टर, ऐसे भी बोल सकते हो। बोला जाता है करंट डेंसिटी इज कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है। अरे बेसिक डेफिनेशन से ही तो आई है यार, ये उनके बीच में रिलेशन, अब जिसके बीच में रिलेशन चाहे उसके बीच में निकाल लो, है ना। हमें रिलेट करना आना चाहिए, पेपर में क्या होता है कोई भी दे देते हैं दूसरे की बात करते हैं, राइट। तो हमें रिलेट करना आना चाहिए, एक से दूसरे पे आना चाहिए। डन, छापो इसको फटाफट, फटाफट छापो, एकदम पागल हो जाओ, चलो, हाँ फटाफट छापो फटाफट। वापस समझो, है ना, देखो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा। बोला जे इज व्हाट आई अपॉन ए,
है ना, आई को लिख लिया NeABD, ए ने ए को मार दिया तो इसको लिख लिया NeBD, BD की वैल्यू पुट कर ली ई टाउ अपॉन ME, तो NE² टाउ ME इंटू E। बोला अब इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, तो ME अपॉन NE² टाउ इंटू J। अब यही पूरा रो था तो इसको रो लिख लिया, तो बोला मतलब E इक्वल टू रो J वेक्टर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन वही, करंट की डायरेक्शन वही, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। अब इस रो को उठा के नीचे डिवाइड किया तो 1 बाई रो इज व्हाट, सिग्मा, कंडक्टिविटी। भाई रेजिस्टिविटी का उल्टा ही तो कंडक्टिविटी होता है, तो 1 बाई रो इज कंडक्टिविटी, तो उसको लिख लिया सिग्मा इंटू E। पक्का? डन? समझ गई सबको बातें? हाँ आ जाओ, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना, आगे बात करता हूं, फिर अगले स्टेप पे चलता हूं, समझना। अगले स्टेप की बात करता हूं, समझो, है ना। अगला एक और चीज डिफाइन की गई, एक और क्या डिफाइन किया गया, ऐसे बहुत सारे टर्म एक्चुअली में डिफाइन किया गया पहले, है ना। उसको बोला मैंने एक और मोबिलिटी, मोबिलिटी, है ना। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी को लिखा गया म्यू से, और बोला गया वो किससे डिफाइन है? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मोबिलिटी इज VD अपॉन E, राइट। मोबिलिटी इज व्हाट, VD अपॉन E, ये डिफाइन किया गया। अब VD की वैल्यू होती है, अभी पढ़ के आया हूं मैं, कितना, E टाउ अपॉन ME इंटू E ने E को मार दिया तो इसकी वैल्यू आ गई E टाउ अपॉन ME, राइट। तो तुम देखो मोबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? टाउ पे। तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता था? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। बात समझ गई है? 100%। हाँ, तो एक और ऐसे एक्चुअली में क्या हुआ कि बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स डिफाइन किए गए और उन सब में बहुत बार हमें इधर उधर पूछा जाता है सवाल, तो इसलिए मैं हर चीज बता दे रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, है ना। तो मोबिलिटी इज व्हाट, VD अपॉन E विच इज इक्वल टू E टाउ अपॉन ME। E ने E को मार दिया तो E टाउ अपॉन ME, तो मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम पे, है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ, और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे या फिर टेम्परेचर पे। पक्का? लिखो फटाफट, आगे बात करता हूँ, आगे बात करता हूँ मैं, इतना लिखो। हो गया? अब समझना, है ना। एक छोटा सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, छोटा सा सवाल, एकदम नर्सरी क्लास वाला। मेरी बात समझना, क्या हुआ? मैंने कहा सवाल ऐसा है कुछ, बोला गया कि ऐसे कोई एक वायर है जो नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ऐसा कोई वायर है जिसको बैटरी लगाई गई V से और ऐसे वायर पड़ा हुआ था, डन। बैटरी ऐसे लगाई गई, ऐसे वायर नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, डन। 100%। तो बोला गया इस पूरे वायर में क्या चीज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है ना, क्वांटिटीज विच रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर। क्या कंडक्टर, है ना, विच रिमेन कांस्टेंट throughout the conductor। फर्स्ट लिख रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, सेकेंड लिख रहा हूं करंट I, है ना, थर्ड लिख रहा हूं हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फोर्थ लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये बातें लिख ली मैंने, बताओ मुझे, बताओ मुझे फटाफट, लिख लो फटाफट। ओके ओके, और फटाफट छापो, है ना। क्वांटिटीज विच रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दी
कंडक्टर, है ना। अपने आप से लिखो, अपना अपना लिखो, आंसर लिख लो फटाफट पहले, फिर देखना, पहले आंसर लिख लो फटाफट। बोला क्वांटिटीज विच रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसे कंडक्टर ले लूं, कंडक्टर के दो पार्ट ले लूं, तो इन दोनों पार्ट में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी ये पूछी गई है ना। अब भाई कॉमन सेंस है, पहली बात, अगर यहां से करंट आई गया तो यहां से करंट आई गया, तो जो करंट यहां से जाएगा वही करंट तो इसमें भी जाएगा। अबे ये दोनों के दोनों एक तरीके से सीरीज में ना, छोटे छोटे पार्ट, तो जो करंट इसमें से वही करंट इसमें से, वही करंट, अबे जो करंट यहां से आया है वही इसमें जाएगा, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, भाई हर जगह सेम ही करंट जाएगा ना यार। तो भाई करंट तो पक्का कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये तो कांस्टेंट है पक्का। अगर ये कांस्टेंट है तो मेरी बात समझना ध्यान से, है ना। अगर ये वाला कांस्टेंट है तो आई की वैल्यू होती है NeAVD। अगर ये कांस्टेंट है, ये दोनों तो वैसे ही कांस्टेंट है NOE, N डिपेंड करता है कंडक्टर पे, कंडक्टर ले लिया तो कंडक्टर फिक्स है, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही चार्ज है, तो E तो वैसे ही चार्ज है 1.6 10 की -19 कोलम, कांस्टेंट है, कोई मतलब ही नहीं। अगर ये कांस्टेंट है तो मतलब A into VD इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये भी है कि अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इसका A2 है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि A1 छोटा है A2 से, मतलब इधर की वेलोसिटी अगर बोले कोई, इसकी वेलोसिटी बोलूं मैं VD1, इसकी वेलोसिटी बोलूं अगर VD2, तो मैं ये बोल सकता हूं कि VD2 छोटा होगा, इज लेस देन VD1। तुम लोगों को बातें चमक रही हैं, है ना, कि VD2 इज लेस देन व्हाट VD1, है ना। क्यों? क्योंकि भाई A इंटू VD इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, तो ये दोनों तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो A इंटू VD भी कांस्टेंट। अब जिसका एरिया ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, क्योंकि ये कांस्टेंट आना चाहिए, तो इसका एरिया कम तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसका एरिया ज्यादा तो इसकी वेलोसिटी कम। ये एक तरीके से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, अगर आपने 11th क्लास में फ्लूइड में पढ़ा हो, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, वही यही तो है वो, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, फ्लूइड की तरह तो लग रहा है 10th क्लास में, इसलिए ऐसा भी कभी कभी बोला गया था, एनसीईआरटी में लिखा गया था कि पानी का बहना और करंट का बहना सेम ही बात है एक तरीके से, कुछ कुछ चमक गई ये बातें 100%। अब तुम्हें दिख रहा होगा अगर VD चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज है, क्यों? क्योंकि VD की वैल्यू है -E टाउ अपॉन ME, -E टाउ अपॉन ME। अब E टाउ और ME तो वैसे ही कांस्टेंट है, सारा का सारा एक कंडक्टर है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा तो भाई कांस्टेंट है। तो अगर VD चेंज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज है, जहां VD ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पे ज्यादा होगा 1 पे कम होगा। अब सब में रिलेशन निकालता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस में वैसे ही, E की वैल्यू थी V अपॉन L, भाई दिमाग में फॉर्मूले सेट होने चाहिए, अगर एक चीज आ गई तो बाकी सारे रिलेट कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। E इक्वल टू V अपॉन L, भाई अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ज्यादा वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा, E इक्वल टू V अपॉन L से। बातें चमकी है तुम लोगों 100%, है ना। तो कुछ भी दे दिया जाए हम काम कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, राइट। अगर मुझे मान लो करंट डेंसिटी पूछते तो करंट डेंसिटी लिख लेता है, करंट डेंसिटी क्या लिखता है, J इक्वल टू I अपॉन ए, आई को लिखता है NeAVD, ए ने ए को मार दिया तो वापस इसको लिखता है NeVD। अब वापस VD से देखता, जिसका VD ज्यादा उसका J कम, और वैसे भी देख सकते हो I अपॉन ए से, अब I कांस्टेंट है तो जिसका एरिया ज्यादा उसका करंट डेंसिटी कम। फॉर्मूले सेट होने चाहिए। अब तुम देखो दिमाग में अगर फॉर्मूले सेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई मुझसे पूछ ले मोबिलिटी, भाई मोबिलिटी तो डिपेंड ही नहीं करता, E टाउ अपॉन ME है, मोबिलिटी तो वैसे ही हर जगह कांस्टेंट है, बस रिलैक्सेशन टाइम सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, खत्म बात। चमकी है बातें, चमकी है तुम लोगों, है ना भाई। तुम बात भाई, अब मैंने जितना भी चीजें बताया सब कुछ पूछा सकता है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, कुछ जो मर्जी चाहे वो पूछ लो, उसमें अपन काम कर सकते हैं। डन, छाप लो फटाफट, छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करता हूं, अगले सेगमेंट पे चलता हूं फिर।
हो गया। आओ आगे बात करता हूँ, है ना। थोड़ी सी ना 10th क्लास के सवालों पे बात कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि वो भी अभी भी कभी कभी हमारे पास पेपरों में आता है ना, हमारे पास बहुत बार पेपरों में अभी भी आता है, तो मैं उसकी तरफ बात कर लेता हूँ, थोड़ा समझना। 10th क्लास के सवाल है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी, है ना, बात कर लेते हैं, अच्छा लगेगा अपने को। है ना, हेडिंग डाल लो पहली बात रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस की पे बात करेंगे अपन थोड़ी सी। ऐसी बात है वैसे मालूम है 10th क्लास में थी तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा बस, है ना, और नहीं है। रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस की डिनोट करते हैं अपन आर से, इसकी यूनिट है अपने पास ओम, है ना। आर को लिखते हैं अपन कितना, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, राइट। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस पे, है ना, ये सब बात आप कर चुके हो। रेजिस्टिविटी आपको याद हो तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नेचर पे या टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी क्योंकि फॉर्मूला भी अभी देखा ना, रो इक्वल टू एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, रो इक्वल टू कितना, एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो अभी अभी तो देखा, तो कोई इशू ही नहीं है, राइट। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है रो एल अपॉन है, कोई इशू नहीं है। अब समझना, मैं छोटा सवाल देता हूं, अगर ऐसा बोल दूं कि भाई रेजिस्टेंस है मेरे पास 10 ओम, मैं नंबर थोड़े आसान आसान लूंगा, पेपर में हो सकता है थोड़ा गलत टफ आ जाए, है ना, तो कैलकुलेट ही करना है पर, लेकिन है ना, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो 10 ओम और लेंथ की वैल्यू आ जाए 1 मिलीमीटर और एरिया की वैल्यू आ जाए 1 मीटर स्क्वायर। अब मुझसे कोई पूछे कि फाइंड रेजिस्टिविटी, क्या मैं कर सकता हूं, बिल्कुल ही आसान सवाल है ना, फटाफट कोशिश कर लो, कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई तो सवाल हो रहा है, फटाफट कर लो, लिख लो ऊपर वाली बात तो फटाफट कर लो, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें। रो लिखना है ना, रो की वैल्यू लिख ले रहा हूं मैं, देखो आर ए अपॉन एल, है ना, आर की वैल्यू 10 है, एरिया की वैल्यू 1 है, एल 1 मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो बस, 10 की पावर -3, ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है। ये ऊपर गया तो प्लस हो गया, मतलब 10 की पावर 4 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी 10 की पावर 4 ओम मीटर। बस ऐसे सवालों में बस यूनिट का ध्यान रखें, और कुछ नहीं है, वो बस यूनिट में फंसाएंगे तो, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल है। चमक गई बातें, है ना, आ जाओ, सही होगा तुम लोग का, बहुत बढ़िया, डन। मिटाऊं, एक और सवाल देता हूं, समझो, है ना, 10th क्लास के सवाल हैं सारे, 10th क्लास के सवाल आज आते हैं, इसीलिए मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं, है ना, समझना ध्यान से। एक और बोला गया, लेंथ को मैंने डबल कर दिया एंड एरिया को मैंने ट्रिपल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को ट्रिपल कर दिया, है ना, तो मुझे बोला गया फाइंड रेशियो ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस टू इनिशियल रेजिस्टेंस। रेशियो ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस टू इनिशियल रेजिस्टेंस, करो फटाफट, 10th क्लास सवाल, एकदम एकदम 10th क्लास सवाल है, 10th क्लास सवाल एकदम। कोशिश करो खुद से आंसर तक पहुंचो सब लोग, आंसर निकाल लो, बढ़िया लगेगा तुम्हें। आ जाओ, है ना, आ जाओ, करते हैं, है ना,
भाई क्या बोला गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, सही बोल रहा हूँ ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, है ना, क्योंकि रो के बारे में कुछ बता नहीं रहे, मटेरियल चेंज हो नहीं, कुछ बात नहीं कर रहा, तो हमने मान लिया कांस्टेंट है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब एल को कर दिया गया डबल मतलब 2l, एरिया को कर दिया गया ट्रिपल मतलब 3a, सही बात है ना। तो अब नई रेजिस्टेंस क्या होगी, अगर आर इनिशियल, ये भाई 2/3 हो गया ना, मतलब आर फाइनल क्या होगा 2/3 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल। अब मुझे फाइनल अपॉन इनिशियल पूछा है, तो मतलब क्या लिखूंगा मैं, आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल। भाई कितना आंसर है 2/3। अरे बहुत ही आसान काम है, लेंथ को कर दिया गया डबल मतलब 2 टाइम्स, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, डिवाइड कर लो, खत्म बात, है ना, एकदम आसान, नर्सरी क्लास सवाल, एकदम एकदम नर्सरी क्लास सवाल, पक्का, डन, पक्का। आ जाओ, एक और दे रहा हूं, है ना, एक और देता हूं, मेरी बात समझना, एक और दे रहा हूं। A wire is stretched to reduce its area of cross section to half. Find the ratio of final to initial resistance. राइट, आ जाओ, एक और 10th क्लास का सवाल। A wire is stretched to reduce its area of cross section to half. Find the ratio of final to initial resistance. फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट, है ना, खुद से आंसर निकालो, मैं आंसर लिखूं तो तुम्हें ऐसे कॉन्फिडेंस आए, हाँ, तुम खुद से आंसर निकालो फटाफट। करूं मैं क्या, देखो भाई, एक वायर है उसको स्ट्रेच किया गया है, मतलब एक तरीके से कोई एक वायर था उसको खींचा गया, जब खींचूंगा तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी पर लेकिन एरिया हाफ हो जाएगा, तो बोला एरिया हो गया हाफ, एरिया कम हो जाएगा, च्युइंगम टाइप है, च्युइंगम खाओ वो खींचो, है ना, ऐसे कहता है अपन, च्युइंगम खींचते हैं तो वही पतला होता जाता है, जितना लंबा खींचो, है ना, तो पतला होता जाएगा, तो भाई उसकी एरिया तो कम होती जाएगी, बिल्कुल सही है, एरिया हाफ हो गया, और लेकिन जब एरिया हाफ हुई होगी तो लेंथ भी बड़ी हुई होगी, और अगर देखो तो च्युइंगम से रिमेन सेम, च्युइंगम बढ़ घट नहीं रहा है, तो च्युइंगम का मास सेम था, तो वैसे ही यहाँ पे वायर का मास सेम है, मास सेम है तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी हम कांस्टेंट मान रहे हैं तो डेंसिटी कट गया, डेंसिटी डेंसिटी तो बेसिकली क्या सेम है, वॉल्यूम, क्या सेम है, वॉल्यूम। तो ऐसे सवालों में हम मानते हैं कि इनिशियल मानते क्या है, होता है ना, कि इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास, तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज सेम, है ना, तो अगर ऐसी बात है तो मतलब मैं लिखूंगा कि वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल, वी इनिशियल को मैं क्या लिखूंगा, ए इनिशियल एल इनिशियल इक्वल टू ए फाइनल एल फाइनल, राइट, ऐसी बात है, मतलब ए इनिशियल एरिया, ए इनिशियल एल इनिशियल, इनिशियल एरिया इनिशियल लेंथ, फाइनल एरिया हो गया हाफ ऑफ द इनिशियल, मतलब ए आई अपॉन 2, कैसे आया, सवाल में दे रखा था ए एफ इक्वल टू ए आई अपॉन 2, कहां से आया, सवाल में दे रखा था, तो ए आई ने ए आई को मार्क दिया, तो अगर एल एफ की बात करूं, फाइनल लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ एल इनिशियल, मतलब एरिया तो हाफ हुआ है पर लेकिन लेंथ भी डबल हो गई है, मतलब अगर आर की वैल्यू बताऊं, आर इनिशियल इज रो एल इनिशियल अपॉन ए इनिशियल, वहीं पे अगर फाइनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो लिखूंगा रो एल फाइनल अपॉन ए फाइनल, एल फाइनल को लिख सकता हूं 2 एल इनिशियल अपॉन ए फाइनल को लिख सकता हूं ए इनिशियल अपॉन 2, 2 ऊपर चला गया तो 4 टाइम्स हो गया, तो मतलब आर फाइनल की वैल्यू हुई 4 रो एल इनिशियल अपॉन ए इनिशियल, यही तो आर आई है, मतलब 4 आर आई, तो आर एफ अपॉन आर आई इज 4:1। स्ट्रेचिंग के सवाल भाई 10th क्लास में ऐसा बहुत किया करते थे कि स्ट्रेच करते तो क्या होगा, हम वॉल्यूम रिमेन सेम, क्या रिमेन सेम, वॉल्यूम,
वॉल्यूम रिमेन सेम, तो V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल, मतलब A इनिशियल L इनिशियल इक्वल टू A फाइनल L फाइनल। इसका मतलब है कि A इनिशियल मर गए तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल अपॉन 2, 2 उधर चला गया तो L फाइनल इज 2 L इनिशियल। A फाइनल इक्वल टू A इनिशियल बाय 2, ये कहां से आया, सवाल में दे रखा था। तो लेंथ हो गई डबल, एरिया हुआ हाफ, और कॉमन सेंस खींचा तो एरिया हो गया हाफ तो लेंथ हो गया डबल, ऐसे काम हुआ। तो R की वैल्यू निकाल ली पूरी की पूरी। ये क्या लिखा, इनिशियल रेजिस्टेंस, ये क्या लिखा, फाइनल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस इज रो इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल एरिया, रो फाइनल रेजिस्टेंस इज रो फाइनल लेंथ अपॉन फाइनल एरिया। फिर L फाइनल को L इनिशियल के टर्म्स में लिख दिया, A फाइनल को A इनिशियल के टर्म्स में, और आंसर निकाल दिया। बात चमक गई है, बात चमक गई सबको, डन, बहुत बढ़िया। छापो 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 फटाफट फटाफट छापो, है ना, बहुत ही आसान सवाल था। मैं यहाँ पे एक और लिखता हूं, तब तक मैं तो एक और लिखता हूं, समझना। A wire is drawn to unfold. A wire is drawn to unfold. Find the ratio of final to initial. Find ratio of final to initial. A wire is drawn to n-fold to make a new uniform wire, है ना भाई। n-fold ड्रॉ करके उसे एक नया वायर बनाया, तो बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल। जल्दी जल्दी कोशिश करो वापस, है ना, कोशिश करो वापस थोड़ा सा। सब 10th क्लास के सवाल हैं सब। फटाफट हो गया, सुनो बात, है ना, सुनो, तुम लोगों ने कर लिया होगा, है ना। देखो मतलब मैं इतना टाइम देता हूँ कि आप इतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब और प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। मैं उतना ही टाइम देता हूँ आपको, है ना। तो बोला वायर इज ड्रॉन टू एनफोल्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल। एनफोल्ड इसका मतलब क्या है, ड्रॉ करने का मतलब है खींचा गया है उसे। स्ट्रेचिंग का ही एक और नाम ड्रॉ, है ना। एनफोल्ड मतलब एन टाइम्स लेंथ कर दी गई है। अगर लेंथ एन टाइम्स कर दी गई है तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एल फाइनल इज इक्वल टू यहाँ पे एल इन टू एन टाइम्स ऑफ एल इनिशियल, है ना। मतलब अब की बार ये वाली कहानी तो सेम ही है, पर लेकिन अब की बार एरिया में रिलेशन निकाल लूंगा। मतलब ए इनिशियल एल इनिशियल इज इक्वल टू ए फाइनल एन इंटू एल आई, है ना। एल आई ने एल आई को मार दिया तो ए फाइनल की वैल्यू आई अब की बार ए इनिशियल अपॉन एन। मतलब ए फाइनल की जगह ए इनिशियल अपॉन एन लिखूंगा और एल फाइनल की जगह एन एल आई लिखूंगा। तो ये एन एन जाके ऊपर एन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसकी जगह लिख लूंगा एन स्क्वायर, मतलब इधर आ जाएगा एन स्क्वायर। तो आंसर आएगा आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इज एन स्क्वायर अपॉन 1। चमका है। तुम लोग कुछ नहीं है, अगर तुम देखो तो बस वर्ड्स का खेल है, बस इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि वायर इज ड्रॉन टू एन फोल्ड, इसका मतलब है एन टाइम्स खींच दिया गया है। इसीलिए मैंने सवाल लिया है ना कि वो अंग्रेजी में फंसा देते हैं कभी कभी, और कोई बात नहीं है, वो सिर्फ अंग्रेजी का खेल है, अंग्रेजी में फंसा देते हैं। डन, लिखो फटाफट। हाँ भाई, पीछे वाले सवाल में भी एरिया हाफ हो गया था, एरिया कम हो गया था, तो जो फाइनल एरिया था वो ए इनिशियल अपॉन 2 था। अब की बार जो फाइनल एरिया है वो ए इनिशियल अपॉन एन है। भाई कॉमन सेंस है, जब मैं खींचूंगा तो एरिया बढ़ेगा नहीं ना, एरिया तो घटेगा ही। अगर लेंथ हो गया है एन टाइम्स तो एरिया हो जाएगा 1/n टाइम्स। जैसे वहां पे एरिया हो गया था 1/2 टाइम्स, मतलब हाफ हो गया था, तो लेंथ कितना हो गया था 2 टाइम्स।
वैसा ही कॉन्सेप्ट है, अब की बार n लेंथ को n कर दिया तो एरिया n/1 by n हो गया, वहां पे एरिया की वैल्यू 1/2 थी तो अब की बार लेंथ, उधर लेंथ डबल हो गया था। डन, आ जाओ, है ना, आगे बात करता हूं। एक और सवाल, एक और सवाल समझना, है ना, छोटे छोटे सवाल है और कोई बात नहीं है। बोला दो मटेरियल है, टू मटेरियल्स ऑफ, सॉरी टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, लिख लो, ऐसे लिखो, है ना, हाँ ये लिखो, ये भी 10th क्लास का सवाल है पर लेकिन लिख लो, है ना, टू वायर्स ऑफ same material and same mass have radii 3r and 4r, have radii 3r and 4r, बोला two wires of same material and same mass have radii 3r and 4r, find the ratio of two resistance, find the ratio of resistance of two wire, find ratio of resistance of two wire। चमक गई बात, है ना, चलो कोशिश करो, वापस टाइम दूंगा, है ना, उतने टाइम में ही आंसर आना चाहिए, फटाफट करो, फटाफट। Two wires of same material and same mass have radii 3r and 4r. Find the ratio of resistance of wire of two wire. मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, तुम लोग देखना मत, अपना करो, है ना, और बाद में आंसर देखना जब मैं बोलूंगा तो। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, आ जाओ, है ना, मैंने बोला कि भाई दो मटेरियल ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास हैव रेडियस 3r और 4r, तो मैंने एक का एरिया मान लिया a1 मतलब पाई r स्क्वायर, r का स्क्वायर करूंगा मतलब 9r स्क्वायर, a2 मान लिया मैंने पाई 4r का होल स्क्वायर मतलब 16r स्क्वायर, राइट। तो अब इसका, अब बोला गया सेम मास मतलब सेम वॉल्यूम है, सेम मटेरियल है तो डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम, मास सेम, तो भाई वॉल्यूम भी सेम है, तो V1 इक्वल टू V2 मतलब एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2, A1 को लिखा मैंने पाई 9r स्क्वायर इंटू L1 इक्वल टू पाई 16r स्क्वायर इंटू L2, वैल्यू पुट कर दिया, पाई ने पाई को मार दिया, r स्क्वायर ने r स्क्वायर को मार दिया, तो इधर 9 बच गया, इधर 16 बच गया, इधर 9 और इधर 16, तो L2 को नीचे ले गए तो L1 अपॉन L2 आया 16 अपॉन 9। अगर ऐसा है तो अगर मैं रेशियो निकालने जाता तो मैं लिखता R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, दो लो तो कट जाते दोनों साइड से, तो मैं लिखता L1 अपॉन A1 इंटू L2 अपॉन A2, है ना, ये ऊपर चला जाता मतलब L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, यही आता, है ना, मतलब R1 अपॉन R2 की अगर वैल्यू लिखता मैं तो मैं L1 अपॉन L2 16 अपॉन 9, अब A2 अपॉन A1 इन दोनों को डिवाइड करोगे तब भी 16 अपॉन 9 आएगा, मतलब 16 का स्क्वायर और फिर 9 का स्क्वायर आंसर। चमक गई बात 100%, सही बात है ना, तो ये आंसर आ गया मेरे पास कितना
256 अपॉन 81, सही है ना, 16 का स्क्वायर। हाँ सही है मेरे हिसाब से, सही है ना, 256 होता है, हाँ 256 अपॉन 81 पक्का। तो 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास, डन है ना। तो ये पूरी कहानी 10th क्लास की है ना, ये पूरी कहानी 10th क्लास की। अगले क्लास में हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, वापस पूरा रिवाइज करके आना, फिर कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में पूछना, एक बार वापस पूरा देखना, पूरी कॉपी में देखना सब कुछ क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे करना है, ये तो अगले लेक्चर में आप पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।